हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिरोज़ खान, लेक्चरर बायोलॉजी, डाइट प्रतापगढ़ से। आज आप सभी को सेमेस्टर 4th के साइंस में ब्लड या रक्त टॉपिक को आप लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। दो बातें कही जा रही हैं, एक तो तरल है, दूसरी सरल। तरल के साथ साथ संयोजी ऊतक है, यानी कि और सभी ऊतक हैं आपके, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, ये सभी ऊतक देख रहे हैं ठोस रूप में, लेकिन रक्त जो है आपका तरल रूप में होता है। साथ साथ संयोजी ऊतक है कि ये शरीर की समस्त भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। कैसे जोड़ रहा है कि जैसे हमारे शरीर को तापमान को पूरे एक जैसा रखता है। अगर कहीं एक शरीर के एक भाग ठंडा है तो दूसरे भाग से गर्म रक्त को लाके वहाँ भी एक समान ताप कर देता है। कहीं पानी की अधिकता है तो दूसरे भाग में जहाँ पानी कम है उस पानी को ले जाके पहुँचाता है। कहीं ऑक्सीजन अधिक है तो शरीर में ले जाके ऑक्सीजन को दूसरे भागों तक पहुँचाता है। कहीं CO2 अधिक बन गई उसको वापस लाके एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह से तरल संयोजी ऊतक, संयोजी का मतलब हो गया कि पूरे शरीर में एक जैसा संगठन बनाए रखता है। इस तरह से रक्त को हम लोग कहते हैं तरल संयोजी ऊतक है। जैसे संयोजी ऊतक आपकी हड्डियाँ हो गई, उपास्थियाँ हो गई, ठीक है, तो ये सभी जो है कंडराएं, तो ये आपके शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ती हैं। तो ये भी जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है कि शरीर में पूरा एक जैसा स्थिति बनाए रखता है। अगर कोई भाग पदार्थ एक स्थान पे अधिक है तो उसको दूसरे स्थान पर पहुंचाकर एक समान स्थिति पूरे शरीर में बनाए रखता है। इस प्रकार से रक्त आपका एक तरल संयोजी ऊतक होता है। जब रक्त के संगठन की बात की जाती है, जैसे आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं कि रक्त में मेनली दो भाग होता है। एक तो कणिकाएं, ठोस भाग जो रहता है कणिकाएं कहते हैं, और दूसरा तरल रूप जो होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो कणिकाएं होती हैं रक्त का करीब 45% भाग बनाती हैं, ठीक है, और जो तरल प्लाज्मा होता है ये रक्त का करीब 55% पार्ट बनाता है। तो इस तरह से आपका रक्त, कणिकाएं, साथ साथ प्लाज्मा, कणिकाएं उसी तरल प्लाज्मा में घुली रहती हैं, उसी में वितरित रहती हैं। इस तरह से आपका रक्त जो है तरल रूप में रहता है। अब कणिकाएं जो है आपकी वो तीन तरह की होती हैं। कणिकाएं जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ रुधिर कणिकाएं लाल रंग की होती हैं, उनको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। कुछ रंग विहीन होती हैं, उनको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और कुछ दूसरी भी होती हैं, वो भी रंग विहीन ही होती हैं, लेकिन उनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। इसी प्रकार से प्लाज्मा देखेंगे तो प्लाज्मा में मुख्यतः जल होता है। इसमें मुख्यतः जल होता है, करीब 90 से 92% तक जल ही होता है। और लगभग 2% के आसपास अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे सॉल्ट वगैरह हो जाते हैं। और इसी तरह से लगभग 6% के आसपास, 6 से 7% के आसपास इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल है, ये सभी पदार्थ इसमें घुले रहते हैं। ग्लूकोज है, ये सभी पदार्थ आपके रक्त में घुले रहते हैं। तो प्लाज्मा का तो सीधा सा बात हो गया कि उसमें अधिकांशतः जल है, 90 से 92% तक। अकार्बनिक पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के जो है सॉल्ट्स हैं, आयन है, और कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, वसी अम्ल है, ये सभी पदार्थ उसके अंदर घुले रहते हैं प्लाज्मा में। रुधिर कणिकाओं की जहाँ तक बात होती है तो रुधिर कणिकाओं में लाल रुधिर कणिकाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। महत्व तो सभी का है, लेकिन जो आपके शरीर में हर समय जिसकी जरूरत होती है वो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। आपको पता है कि लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये लाल रुधिर कणिकाएं लाल हो जाती हैं। उसी के कारण फिर रक्त लाल हो जाता है। तो ये हीम माने होता है आयरन, लोहा। तो ये आयरन वाला एक लोहे वाला पदार्थ है, एक ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो आयरन वाला पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाल हो जाता है। जैसे सामान्य आप देखते हैं लोहे में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाल हो जाता है।
ये जो है आपका लाल रंग देता है और इस वजह से रुधिर कणिकाएं लाल हो जाती है और इसी कारण ये आपका रक्त भी लाल हो जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं आपके रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ऐसे लाल रुधिर कणिकाएं आपकी जानते हैं आप लोग कि इनकी संख्या लगभग 50 लाख पर 100 ml प्रति 100 ml करीब आपका जो है आपका 50 लाख के आसपास होती है संख्या। पुरुषों में थोड़ा सा अधिक रहता है, 50 से 55 कह देते हैं आप। स्त्रियों में थोड़ा सा कम होता है, 45 से 50 कह देते हैं। तो औसतन आप 50 लाख पर 100 ml प्रति 100 ml आप इनकी संख्या कह सकते हैं। सॉरी, लगभग 50 लाख पर mm³ मिलीमीटर घन मिलीमीटर में आपका जो है ये इतनी इनकी रुधिर कणिकाएं रहती हैं। और इसे आप जानते हो कि इनका मुख्य काम क्या है, कि इनका मुख्य काम है ऑक्सीजन और CO2 को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना। इसी हीमोग्लोबिन के साथ आपका, इसको शॉर्ट में हम लोग HB रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाता है और HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर कहाँ, आपके फेफड़ों में। और जब शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचते जहाँ ऑक्सीजन कम होता है तो वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के रूप में अलग हो जाता है। ऑक्सीजन ऊतकों को दे दिया, हीमोग्लोबिन वापस आ जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसी तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़कर उसको फेफड़े तक लेके आता है। उसको 2-3 रूपों में लेके आता है, कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। इस तरह से 2-3 तरीके से लेके आता है और आपका CO2 को भी वापस फेफड़ों तक लाया, फिर वहाँ से आपका अलग हो गया CO2 और फिर वो श्वास के माध्यम से CO2 बाहर निकल जाती है। इस तरह हमारे शरीर में, ऐसे आपको जानते हैं कि श्वसन एक हर समय होने वाली और आवश्यक प्रक्रिया है। तो श्वसन में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है हमारे शरीर में ऊतकों के मध्य, वो काम आपका हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है, जो कि आपकी लाल रुधिर कणिकाओं का अंश है, उसी का पार्ट है। लाल रुधिर कणिकाएं कि जैसे बनती कहाँ पे हैं, क्या इनका मामला है, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे हड्डियों में बनती हैं जो भी कणिकाएं हैं आपकी, सब ये इनका निर्माण अस्थियों में होता है और जो अस्थियां बड़े साइज की होती हैं उनमें, छोटी अस्थियों में नहीं होता। तो अस्थियों में जो किनारे का भाग होता है, ये वाला पोर्शन हो जाता है। इस भाग में जो है आपका रेड बोन मैरो भरा रहता है, इसमें रेड बोन मैरो भरा रहता है और यहाँ से आपका RBC बनने का पोर्शन होता है। यहाँ लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं और ये जो है यहाँ किनारे किनारे लाल अस्थि मज्जा होता है, रेड बोन मैरो होता है। यहाँ पर जो है आपका येलो बोन मैरो होता है, पीला अस्थि मज्जा होती है। ये थोड़ा नाम मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाल मैच कर रहा था, रेड बोन मैरो था, लाल रुधिर कणिकाएं बन रही थी। यहाँ येलो बोन मैरो रहता है, पीला अस्थि मज्जा रहती है और यहाँ पर ये WBC बनने का पोर्शन होता है। यहाँ WBCs बनती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं बनती हैं। इसी की अस्थि मज्जा के बीच बीच में कुछ बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। उनका केंद्र काफी बड़ा होता है, उन्हीं से प्लेटलेट्स बनती हैं आपकी। तो इनके हीमोग्लोबिन का निर्माण आपका कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में जो आपके बोन्स की कॉर्नर की पोर्शंस होती हैं, एंडिंग की पोर्शन होती हैं, उसी में लाल अस्थि मज्जा भरा होता है, वही आपकी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। ये लाल रुधिर कणिकाएं जब हमारे अस्थियां नहीं बनी होती हैं भ्रूणावस्था में, उस समय हमारे शरीर में प्रारंभ में यकृत में भी बनती हैं जब हमारा अस्थि नहीं बनी थी, और उसके साथ साथ प्लीहा द्वारा भी निर्मित हो जाता था जब हमारी अस्थियां नहीं बनी थी। और जब हमारी अस्थियां बन गई, हमारा बर्थ हो गया, उसके बाद फिर हमारा अब लाल रुधिर कणिकाएं यहीं बनती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का जैसे आपको पता है कि इनका जीवन काल लगभग 120 दिन के आसपास होता है और इसके उपरांत जो है ये नष्ट हो जाती हैं। आपके अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाएं बराबर लगातार बनती रहती हैं। आपके शरीर में इसकी एक निश्चित मात्रा रक्त में एक बनी रहती है और अतिरिक्त जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो आपके जो है स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली कहते हैं, इसी जो है आमाशय के ऊपर किनारे पे थोड़ा सा साइड में, यहीं पर आपकी स्प्लीन होती है। तो उसी स्प्लीन में अतिरिक्त लाल रुधिर कणिकाएं इकट्ठी रहती हैं। इसीलिए स्प्लीन या तिल्ली को प्लीहा को, उसका एक नाम प्लीहा भी होता है, उसमें जो है उसी को हम ब्लड बैंक कहते हैं।
रक्त कोष। क्यों? क्योंकि वहीं पर आपका एक अतिरिक्त आरबीसी इकट्ठा रहती है। जैसे अगर किसी कारण शरीर में रक्त की कमी हो गई, इंजरी से, चोट लगने से, किसी को ब्लड डोनेट करने से, तो तुरंत वहाँ से एक्स्ट्रा जो इकट्ठा रहती है वो शरीर को रिलीज हो जाती है शरीर में। इस तरह से इमरजेंसी में आपके शरीर में जैसे कम होता है उसको पूरा कर देता है। साथ साथ जब जरूरत नहीं पड़ी, अतिरिक्त वहीं पड़ी रहती, तो 120 दिन के बाद फिर वो वहीं पर नष्ट हो जाती हैं। और इसीलिए उसी सेम स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली को ही आप ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर एक निश्चित समय के बाद वहीं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब जब वहाँ नष्ट हो जाती तो उसका भी अपना एक उपयोग है कि वही जब आपकी लाल रुधिर कणिकाएं जब वहाँ नष्ट होती हैं तो उन्हीं से आपका येलो कलर के पिगमेंट बनते हैं, वर्णक बनते हैं। आपको पता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पिगमेंट ही वहाँ से हमारे यकृत में आता है, और यकृत उसको जो है आपका जो बाइल होता है, जो आपका पित्त रस है, उसको निर्माण कर देता है। और उसी पित्त रस से बाइल की सहायता से हमारे भोजन का मेनली जो तैलीय भोजन होता है उसका पाचन में सहायता करता है। तो इस तरह से लाल रुधिर कणिकाओं की बात हो जाती है। इनका आकार लगभग 8 माइक्रोन के आसपास होता है, जिससे आसानी से पूरे शरीर में हर जगह पहुंच जाती हैं। बहुत अधिक आकार की, साइज की नहीं होती हैं। तो ये हो गई आपकी लाल रुधिर कणिकाओं की बातें। इसी तरह से श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात हुई। जैसे बताया आपको, इनका निर्माण जो है लंबी जो हड्डियां होती हैं उनके मध्य भाग में होता है। वहाँ पर येलो कलर का मैरो रहता है, पीले रंग का अस्थि मज्जा रहती है, उसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, WBCs होती हैं, इसमें भी दो तरह की होती हैं। इसमें जो है कुछ के अंदर उसके कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में कणिकाएं होती हैं, ग्रेन्यूल्स होती हैं, और कुछ में नहीं होती हैं। तो इसमें भी दो रूप हो जाता है WBC का। एक तो जो है ग्रेनुलोसाइट, दूसरी ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं इसमें भी इसके दो रूप हो जाते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी हैं ग्रेनुलोसाइट्स। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उसके दो प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और जो ग्रेनुलोसाइट्स होती है उसमें तीन प्रकार की होती हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसी एसिडोफिल को आप इओसिनोफिल भी कहते हो। तो जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव में ग्रेन्यूल्स होते हैं, कणिकाएं होती हैं, उनको आप कणिका युक्त, कणिका विहीन, यही कणिकाएं विशेष तरह के स्टेन कलर को रिसीव करती हैं। अगर इनको रंगा जाए तो ये कोई ना कोई कलर ग्रहण कर लेती है, इसलिए कलर ग्रहण करेंगी। और इनमें वही ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसलिए वो ग्रेन्यूल्स ही कलर ग्रहण करते हैं, इसलिए इनमें कोई कलर नहीं आता है। तो ये दोनों रंग विहीन होती हैं, ये रंग की होती हैं। किस प्रकार के जो है स्टेन से ये कलर होती है उसी हिसाब से इनका नाम पड़ता है। जो एसिडिक से होती हैं उनको एसिडोफिल कहते हैं। एसिडिक स्टेन में मेनली आपका इओसिनोफिल होता है, इसलिए उसका दोनों नाम पड़ जाता है। जो बेसिक स्टेन से क्षारीय वर्णकों से जो है आपकी रंगी होती हैं उनको बेसोफिल कहते हैं। इस तरह न्यूट्रोफिल नाम दे देते हैं आप, इस तरह इनके नाम दे देते हैं। आपको पता है कि जैसे 5 तरह की हो गई, तो इनके आकार भी, साइज भी अलग अलग होती है। इनकी जो आकार होती है, जैसे आपको बताया था कि आरबीसी का आकार लगभग 7 माइक्रोन होता है, 7 माइक्रोन होता है। अब WBC का आप ध्यान दीजिएगा, शायद 7 या 8 क्या बोला होगा। आरबीसी का आकार 7 माइक्रोन होता है, इनका आकार 8 माइक्रोन से लेके 18 माइक्रोन के बीच में होता है। जितनी पांचों तरह की हैं इसी में है, कोई 8 माइक्रोन की है, कोई 12 माइक्रोन का है, कोई 14 माइक्रोन, कोई 16, कोई 18।
इस तरह से इनकी आकार 8 माइक्रोन से लेकर 18 माइक्रोन के बीच तक की होती हैं। और इनकी अलग अलग पहचान इनके रंग किस तरह का रंग लेती हैं इसके कारण होता है। इनमें केंद्रक थोड़ा अलग अलग रहता है, जैसे इसमें जो है केंद्रक आपका एकदम बड़ा और स्पष्ट होता है, इसमें जो है 2 लोब वाला होता है, ठीक है, इसमें 3 लोब वाला हो जाता है, इसमें 3 से 5 वाला हो जाता है, इसमें 5 से भी अधिक लोब वाला हो जाता है। इस तरह से इसमें जो है आपका नॉर्मल सा केंद्रक रहता है। इसमें जो है किडनी के आकार का, जैसे आपका किडनी होती है, वृक्क होता है, या बीन शेप, जो सेम के आकार का, जो भी कह सकते हैं आप इसका। तो ये आपका नॉर्मल राउंडेड इसका किडनी होता है, और न्यूक्लियस होता है केंद्रक, इससे इसकी पहचान हो जाती है। इसमें किडनी शेप हो जाता है। बाइलोब, ट्राइलोब, 2 लोब वाला, 3 लोब वाला, और 3 से 5 लोब वाला है, उससे अधिक लोब वाला भी हो जाता है। साथ साथ ये अलग अलग काम करती हैं। कोई हमारे जो हमारे अंदर जो इनका मुख्य काम होता है, जो कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सिपाही हैं, जो हमारे शरीर में रोगाणु आते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। और कोई जो है सीधे उनको खाकर नष्ट करता है, कोई उनके लिए जो है एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाता है, प्रतिरक्षी बनाता है उनके लिए, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी, तो प्रतिजन प्रतिरक्षी, तो प्रतिरक्षी बनाता है। कोई हमारे बॉडी में एलर्जी क्रिएट करके हमारे शरीर में रक्षा सिस्टम बनाता है। तो अलग अलग प्रकार से हमारे WBC हमारे शरीर में हमारा शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से प्लेटलेट्स की बात आती है। तो प्लेटलेट्स आपके शरीर में इनका मुख्य काम होता है कि ये जो है आपका जो कहीं चोट लग जाती है तो उस चोट जो जहाँ बहता रहता है खून, वहाँ थक्का बनाने का काम करती हैं। तो उसमें आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये आपकी जो फाइब्रिन प्रोटीन होती है उसको फाइब्रिन तंतुओं में बदल देती है। तंतुओं से पूरा उसका एक जाल जैसा नेट बन जाता है, उसी में रुधिर कणिकाएं जाके फंस जाती हैं और खून का बहना बंद हो जाता है, वहाँ थक्का बन जाता है। इस प्रकार आपके तीनों प्रकार की रुधिर कणिकाओं का अलग अलग काम होता है। साथ साथ प्लाज्मा के साथ की सहायता से विभिन्न पदार्थों का शरीर में आवागमन होता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि तरल जो है रक्त आपका शरीर को एक महत्वपूर्ण ऊतक के रूप में काम कर रहा है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं में इसका रोल होता है, और इस तरह से हमारे श्वसन से लेकर हमारे अंदर रोगाणुओं से लड़ने से लेकर हमारे शरीर में चोट लगने पर थक्का बनाने, सभी कार्य हमारे रुधिर की सहायता से होता है। धन्यवाद।